जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दागुरु। आज हम एनसीईआरटी की जो इतिहास सब्जेक्ट है उसका गागर के सागर के रूप में यह दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आप डिस्क्रिप्शन लिंक में और आई बटन पे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इससे पहले हमारी जो एनवायरनमेंट की वीडियो है वो आ चुकी है गागर के सागर के रूप में। प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हैं 500 प्रश्न करीब हैं, उसको व्याख्या सहित बताया गया है, वो आप अवश्य देखें। मनोविज्ञान की जो प्रमुख परिभाषाएं हैं उनको ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। एक ही बार में आपको याद ना हो जाए तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना। वो वीडियो आप एक बार ज़रूर देखना। और जो मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत हैं उनको चित्रात्मक रूप से आपको बताया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे जो वीडियो हैं उसके अंत में एक यूनिक क्वेश्चन पूछा जाता है। यह क्वेश्चन अधिकतर लोगों ने सराहा है कि सर आपका ये वाला क्वेश्चन जो आप लास्ट में पूछते हैं वो बहुत यूनिक होता है, आप उसको अवश्य थोड़ा बहुत समझा दिया करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी वीडियो लाया करूँ उस क्वेश्चन को बता दिया करूँगा। जो पिछली वीडियो में हमने आपको यह क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हमें इसके पहले जो हम प्रश्न पूछता हूँ बाद में उसकी ज़रूर मुझे कमेंट चाहिए। आपका बहुत बहुत आभार होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक गागर के सागर के रूप में हमारी दूसरी वीडियो है एनसीईआरटी की। तो शुरू करते हैं हम आज की दूसरी वीडियो। पहला जो हमारा पॉइंट है, कुरनूल की गुफाओं से राख और आग के साक्ष्य मिले हैं। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। इसके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी है तथा अंडे से मनके भी बनाए जाते थे। मध्य पाषाण युग है जो 12,000 से 10,000 साल पहले का है। नव पाषाण जो युग का आरंभ है 10,000 साल पहले का है। अब हम देखते हैं अनाज और हड्डियों के बारे में। जो गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी हैं, यह मेहरगढ़ से मिले हैं। यह अब पाकिस्तान में है। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, कोली हवा जो अब उत्तर प्रदेश में है से मिले हैं। चावल, मवेशी, मिट्टी व खुरों के निशान मिले हैं। चावल और मवेशी के जो निशान हैं, मवेशी जो हैं उनके खुरों के निशान हैं, खुर होता है, खुड़ो नहीं होता है, के निशान महागढ़ जो अब उत्तर प्रदेश में है से मिले हैं। गेहूं और दलहन गुफक्रौल जो अब कश्मीर है वहाँ से मिले थे। गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, इसके जो साक्ष्य हैं बुर्जहोम से मिले हैं, वह अब कश्मीर में है। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस और बैल के साक्ष्य चिरांद जो बिहार में है अब से मिले हैं। और ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, इसके जो प्रस्थल स्थल है वो हल्लूर जो अब आंध्र प्रदेश में है से मिले हैं। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर पयमपल्ली से मिले हैं जो अब आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। बुर्जहोम, यह वर्तमान पाकिस्तान में है। तो जो बुर्जहोम है से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं, ज़मीन के अंदर जो रहने का स्थान है। बुर्जहोम कश्मीर से मिले हैं इसके साक्ष्य। बोलर दर्रे, जो बोलन दर्रे हैं यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में है अब के इलाके से मेहरगढ़ से सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाए तथा भेड़ बकरी पालन का प्रमाण मिलता है। जो बोलन दर्रे हैं वो जो अब मेहरगढ़ में है, सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाने तथा भेड़ बकरी का पालन करने का प्रमाण यहीं से मिलता है।
मेहरगढ़ जो कहाँ है हमारा, पाकिस्तान में है। अब मेहरगढ़ में एक कब्र के मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया है। जो मेहरगढ़ है वहाँ पे एक कब्र है, उस कब्र में मृतक कब्र है उसमें बकरी को भी साथ में दफनाया गया है। दाऊजली हेडिंग, ये क्या है, चीन और म्यांमार जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की पहाड़ी पर स्थित है। ये दाऊजली हेडिंग जो है वो चीन और म्यांमार के रास्ते पर जब जाते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की पहाड़ी पर यह स्थित है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थर के उपकरण मिले हैं। मूसल आपने देखा होगा, पहले के लोग मूसल चलाते थे, पहलवान लोग, है ना। वो सब कुछ दाल वगैरह पीसने के लिए या फिर और जो हमारे अनाज है उनको पीसने के लिए भी मूसल का प्रयोग किया जाता है। तो जो ये मूसल है इससे कोई चीज़ कूटी जाती है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे विभाजित कर दिया जाता है। तो यहाँ से खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण, जो जेडाइट पत्थर है यह शायद चीन से आया होगा ऐसा माना जाता है। और काठास्म है, अति प्राचीन लकड़ी है। काठ जानते ही हैं, लकड़ी को कहते हैं। और काठास्म यानी काठ की लकड़ी वगैरह ही बोलते हैं। ऊपर जो, चलिए ये छोड़िए, बात की बात है। काठास्म प्राचीन लकड़ी जो कठोर होकर पत्थर सी बन गई है भी मिले हैं। तो जो जेडाइट पत्थर है वह चीन से शायद आया होगा ऐसा माना जाता है। और काठास्म में जो बहुत ही कठोर लकड़ी है जो पत्थर सी है वो भी हमें कहाँ से मिली है, यहीं से मिली है, चीन और म्यांमार में जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में पहाड़ी है वहाँ से। तो इसी को दाऊजली हेडिंग एक जगह है वहाँ की बात है ये। अब ये जानते हैं चताल ह्यूक, ये तुर्की है, क्या तुर्की में एक जगह है। नवपाषाण काल का एक प्रमुख स्थल जहाँ सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियों तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ प्रमुखता से मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं, चाताल ह्यूक में। यह तुर्की की एक जगह है। बसने की प्रक्रिया का आरंभ जो है लगभग 12,000 साल पहले हुआ है। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ जो हुआ है 8,000 साल पहले हुआ है। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, वो अब पाकिस्तान में पड़ता है। पहले तो पाकिस्तान भी हमारे हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा था, 1947 में ये अलग हो गया। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो कक्षा 6 का 5 और छठा जो चैप्टर है उसके बारे में जानेंगे। इसमें सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला। इसमें देखिए, आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब तथा सिंध प्रांत, आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब तथा सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मुख्य रूप से हड़प्पा कालीन नगर मिले हैं। अब अगर पूछा जाए हड़प्पा जो नगर हैं वो कहाँ पे मिले हैं, यह जो पाकिस्तान में एक पंजाब जगह पड़ती है वहाँ पे, और सिंध प्रांत है वहाँ पे मिलते हैं। और भारत के कहाँ पे मिलते हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में यह हड़प्पा कालीन नगर मिलते हैं। यह अधिकतर जो है पश्चिम उत्तरी क्षेत्र की बात है। यहाँ पे अधिकतर ये इसके साक्ष्य मिले हैं भारत में। अब देखिए, नगर 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में बटे थे। कैसे है हमारा नगर है, पश्चिमी भाग एक था जिसे नगर दुर्ग कहते थे, यह छोटा और ऊंचाई पर बसा होता था। दूसरा क्या है, पूर्वी भाग कहते थे, यह निचला होता था, निचला नगर होता था, यह बहुत बड़ा होता था और निचले इलाके में होता था। तो 2 प्रकार के नगर थे।
एक उत्तरी पश्चिमी भाग था, एक था पूर्वी भाग। जो पश्चिमी भाग था उसको नगर दुर्ग के नाम से जाना जाता था। यह छोटा होता था और यह ऊंचाई पर बसे होते थे। जो पूर्वी भाग है इसको निचला नगर बोलते थे। यह बड़े होते थे और यह निचले इलाके में बसे होते थे। नगर दुर्ग की क्या खास बातें हैं? नगर दुर्ग क्या है हमारा, जो छोटे इलाकों में होता था और ऊंचाई पर बसा होता था। जो नगर दुर्ग की खास इमारतें भी बनाई जाती थीं। जो नगर दुर्ग है यहाँ पे खास इमारतें बनाई जाती थी, जैसे मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार मिले हैं विशिष्ट नगरों के लिए। ठीक है। कालीबंगा क्या है? लोथल, जो ये है लोथल है, यहाँ पे हमारा बंदरगाह थे, गुजरात की एक जगह है, वहाँ पे लोथल है ये। तो कालीबंगा, लोथल तथा अन्य नगरों से अग्निकुंड मिले हैं। तो अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, लोथल और अन्य नगरों से अग्निकुंड मिले हैं। संभवतः यह यज्ञ के लिए प्रयोग होते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में भंडार गृह भी मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल में क्या मिले हैं? भंडार गृह मिले हैं, जहाँ पे अनाज वगैरह रखने के लिए प्रयोग किए जाते होंगे ये शायद। ठीक है। भंवर, नाले और सड़कों के बारे में जानते हैं। आम तौर पर जो घर हैं एक या दो मंजिला होते थे। आंगन के चारों ओर कमरे होते थे। अधिकांश घरों में अलग स्नानागार या कुएं होते थे। हमने भी कुछ साल पहले देखा है, अधिकतर प्रत्येक घर में कुछ ना एक एक मोहल्ले का जो घर है, जैसे एक परिवार के लोग एक साथ मिलके रहते थे। जैसे मान लीजिए यह एक मोहल्ला है, यहाँ पे कुछ लोग बस रहे हैं, यह सड़क जा रही है, तो और कुछ लोग यहाँ बस रहे हैं। यह मोहल्लों में बटे होते थे। यहाँ पे जैसे कुछ लोग रह रहे हैं और कुछ लोग एक इस तरफ रह रहे हैं, तो करीब एक मोहल्ले में एक दो कुएं ज़रूर मिल जाते थे। ठीक है। तो यही बताया गया है इसमें। घर आमतौर पर एक या दो मंजिला होते थे, ज़्यादा मंजिला नहीं होते थे। आंगन, लेकिन ये बहुत ही ऊंचे होते थे। आंगन के चारों ओर कमरे होते थे। ठीक है। जैसे मान लिया ये आंगन हो गया, इसके चारों ओर यहाँ पे कमरे अमरे होते थे अधिकतर। यहाँ पे निकलने निकासी का जगह था और इधर उत्तरी और पश्चिमी। चलिए ये देखते हैं। आंगन के चारों ओर कमरे होते थे। अधिकांश घरों में अलग अलग स्नानागार या कुएं होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले बनाए जाते थे, जिनसे घरों के नालों को जोड़ा जाता था। जगह जगह पर मैन होल बनाए जाते थे। नगर और नए शिल्प के बारे में जानते हैं। अधिकांश पत्थर, शंख और तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनी वस्तुएं होती थीं। जो अधिकांश जो वस्तुएं थीं वो किससे होती थीं? पत्थर से, शंख से, तांबे से, कांसे से, सोने से, चांदी से। अधिकतर ऐसी ही धातुओं से हमारी वस्तुएं बनाई जाती थी। प्लास्टिक वगैरह तो ये अब चल गई है, प्लास्टिक, नियॉन वगैरह ये सब, पॉलीथीन, ये अब प्रयोग होने लगे हैं, लेकिन पहले इन सब चीज़ों का ही प्रयोग किया जाता था वस्तुएं बनाने के लिए। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और पत्थर, गहने और बर्तन तथा सोने और चांदी के गहने एवं बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन। ठीक है। जो तांबे और कांसे से क्या बनाए जाते थे? औजार बनाए जाते थे, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे, तथा सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। बताइए, सोने के बर्तन पहले चलते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके,
वॉट तथा फलक हैं। जो यहाँ पे सबसे आकर्षक वस्तुएं मिली हैं, वहाँ पे मन के द्वार है, ये द्वार लिखा हुआ है, और फलक है यहाँ पे। ठीक। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, जिन पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। काले रंग से डिजाइन किए लाल मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। मेहरगढ़ कहाँ पे पड़ता है अब? यह पाकिस्तान में है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी का एक फूलदान का ढक्कन तथा कुछ और तांबे की वस्तुओं के चिपके मिले हैं। इसमें ये बताया गया है, मोहनजोदड़ो से कपड़े और टुकड़ों के अवशेष मिले हैं, चांदी का एक फूलदान का ढक्कन मिला है, और कुछ पे जो कुछ वस्तुएं हैं उस पे तांबे की जो कुछ चीज़ें हैं वह चिपकी हुई मिली हैं। पक्की मिट्टी तथा फैंस से बनी तकलियाँ, ये कोई चीज़ होती होगी। पक्की मिट्टी तथा फैंस से बनी तकलियाँ सूत कटाई का संकेत देती हैं। ठीक है, जो सूत कटाई का कुछ कार्य होता था इस धागे आगे बनाने का, उससे संबंधित है ये। फैंस क्या होता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। फैंस जो है बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर तैयार किया हुआ एक कृत्रिम चीज़ है। बालू तथा स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद से मिलाकर तैयार किया हुआ एक चीज़ है। फैंस क्या है? बालू तथा स्फटिक पत्थरों से चूर्ण को गोंद बना लिया जाता है, बालू और कुछ पत्थरों को मिलाकर। आयात क्या क्या होती थी? तांबा जो है हमारा राजस्थान या पश्चिम एशियाई देश ओमान से होता था। ठीक है। टीन आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से कांसा बनाने के लिए मंगाया जाता था। सोना आधुनिक कर्नाटक में आयात होता था। बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से आयात किया जाता था। भोजन के बारे में जानते हैं। अनाज उगाते थे तथा जानवर पालते थे। पहले के लोग अनाज उगाते थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के लोग, और जानवर पालते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल तथा सरसों उगाते थे। खेती के लिए हल का प्रयोग भी किया जाता था। हल्के आकार के खिलौने भी मिले हैं। हड़प्पा काल के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बेर जैसे फल इकट्ठा करते थे। मछली पालन और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। अब ये देखिए गुजरात के हड़प्पा कालीन नगर। एक है हमारा धौलावीरा। धौलावीरा जो जगह है यह गुजरात में है। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे बसा हुआ एक नगर है। कच्छ के इलाके जो धौलावीरा है यह कच्छ के इलाके में बसा हुआ एक नगर है। यह नगर 2 की जगह 3 भागों में विभक्त था। मैंने बताया था हमारा जो ऊंचाई पर और नीचाई पे बसे हुए जो नगर थे 2 भागों में थे, और कुछ बताया था कि 3 भागों में ही बटे हुए थे। तो वह धौलावीरा है वो 3 भागों में विभक्त था। यह कच्छ की जो गुजरात में एक जगह है कच्छ, वहाँ पे बसा हुआ है। बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों पर खुदे अभिलेख मिले हैं। सामान्यतः हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। तो इसमें यह बताया गया बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों पर खुदे अभिलेख मिले हैं। यहाँ पे बताया जाता है सामान्यतः हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख
मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। लोथल मैंने आपको बताया था गुजरात की खंपात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी की एक उपनदी के किनारे बसा हुआ है। दोबारा देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोथल जो जगह है गुजरात की खंपात की खाड़ी में, पूछ लिया जाए खंपात की खाड़ी कहाँ है, गुजरात। गुजरात की खंपात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी की एक उपनदी के किनारे बसा हुआ यह नगर था। लोथल जो था वो साबरमती की एक उपनदी थी, उसके किनारे बसा हुआ था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र था। यहाँ एक भंडार गृह भी था जहाँ से कई मौर्य और मुद्रांकन मिले हैं। लोथल में एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाए जाते थे। पत्थर के टुकड़े, अर्ध बने मनके बनाने के उपकरण और तैयार मनके भी यहीं से मिले हैं। मनकों का काम अधिकतर लोथल जगह से हमें मिलता है। महत्वपूर्ण तिथियां जान लेते हैं हम। ये वर्तमान से 2000 साल पहले की बात है। मेहरगढ़ में कपास की खेती मिली है। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ है? ये हमारा पाकिस्तान में है, जो पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई थी? लगभग 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास कब हुआ था? 2500 साल पहले। अब चलिए, ये तो हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और आया है, वेद। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक यह वेद कहे जाते हैं। वेद हमारे 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। 3500 साल पहले इसका गठन हुआ था। करीब लिखा गया था। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रथाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। जो ऋग्वेद है यहाँ पे, इसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? सूक्त। सूक्त क्या है? मतलब इनकी अच्छी तरीके से बोला गया, अच्छी तरीके से बोला गया, देवताओं की स्तुतियाँ वगैरह इसमें होती हैं। सूक्त जो होता है उसका अर्थ होता है अच्छी तरह बोला गया। देवताओं की स्तुतियाँ मिलती हैं किसमें? ऋग्वेद में, जिसे सूक्त कहा जाता है। देवता 3 प्रमुख थे इसमें: अग्निदेव, इंद्रदेव, सोमदेव। अग्निदेव आग के देवता थे, इंद्रदेव युद्ध के देवता थे। बेचारे क्या बताऊँ अब इनके बारे में, सभी जानते हैं कि जो भी कोई राक्षस आता था सबसे पहले इंद्र पे ही आक्रमण बेचारों पे करता था। इंद्रदेव बेचारे आते थे त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए कि बचाइए प्रभु बचाइए, और फिर और देवता मिलके राक्षसों का मुकाबला करते थे और तब इंद्रदेव को बचाया जाता था। इसका कारण मुझे समझ में नहीं आया। देवताओं के देवता इंद्रदेव कहे जाते हैं, लेकिन जो भी होता था, जो भी कोई आता था, सबसे पहले इन्हीं पे ही ढावा बोलता था। और ये बेचारे सबसे ज़्यादा इन्हीं को ही परेशान किया जाता था। पता नहीं क्या मामला है इनका। चलिए, सोमदेव को जानते हैं। यह एक प्रकार का पौधा होता है, उसी को ही सोमदेव प्रमुख देवता के रूप से माना गया है। ऋग्वेद की जो भाषा है, प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत
भाषा किसकी है? ऋग्वेद में प्रयोग की गई है। प्राकृत या प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द प्रयोग होते थे। पहला होता था जन, दूसरा होता था विश। इसे वैश्य भी कहते थे। तो पूरे समुदायों के लिए दो शब्द प्रयोग किए जाते थे, एक जन होता था, दूसरे होते थे हमारे विश या वैश्य। अब महापाषाण कब्र प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह जो प्रथा हुई करीब 3000 साल पहले हुई। कब्र बनाने की प्रथा ढक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत तथा कश्मीर में प्रचलित थी। तो कब्र बनाने की जो प्रथा थी वो ढक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। सामान्यतः मृतकों के काले लाल मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान, पत्थर और सोने के गहनों के साथ दफनाया गया था। अब इसमें ये बताया गया है कि जो मृतकों के काले लाल मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल, सामान तथा पत्थर, सोने के गहने साथ में दफना दिए जाते थे। ब्राह्मीगिरी में एक कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। कहाँ पे पाए गए हैं? ब्रह्मगिरी में। इनाम गांव, भीमा की एक सहायक घोड़े के किनारे। ये क्या है? इनाम गांव क्या है? भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे। अभी देखते हैं इसको। यह एक जगह है इनाम गांव। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे पर बसी है। तो जो इनाम गांव है, इनाम गांव में एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया है। इनाम गांव में गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज तथा जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। गाय, बैल, भैंस, बकरी तथा अन्य जानवरों की हड्डियां भी इसमें ही मिली हैं। बेर, आंवला, जामुन, खजूर इत्यादि एकत्र करने के प्रमाण भी हमारे इनाम गांव से ही मिले हैं। आज की वीडियो हम इतनी ही रखते हैं। आज का जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इसमें आपका एक जो पूछा गया है वो यह है कि हमारा जो चौथा वेद है अथर्ववेद, इसमें एक व्यक्ति थे जिनको कुरुओं का राजा कहा जाता था। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। अथर्ववेद में किसको गुरुओं नहीं है, कुरुओं का राजा कहा जाता है या कहा गया है? कहा गया शब्द सही है, कहा गया है। तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अथर्ववेद में किसको कुरुओं का राजा कहा गया है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और आज ही हम भारत का इतिहास आपके सामने लेके आएंगे, जिसमें प्राचीन भारत में जो हमारे ग्रंथ हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, जो ये 4 वेद हैं, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। और हमारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।